नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें गांव किसान की हम बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार चल रहे हैं वो तमाम नई जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि आप कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकें। हमेशा की तरह एक खास विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर कौन से विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा पांडे जी। आप कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर नर्मदापुरम से आप हमारे बीच मौजूद हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पोषण आहार में श्री अन्न के महत्व की, कि आखिर श्री अन्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कई ऐसी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं पोषण आहार में जो श्री अन्न होता है उसके माध्यम से। इसके साथ ही साथ कई ऐसी खास जानकारियां हैं जो कि आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर श्री अन्न होता क्या है। सबसे पहले तो श्री अन्न, जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, यह हमारे देश के जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं उसमें पारंपरिक रूप से उपजाने वाली एक फसल है। यह छोटे अनाज के रूप में, जो छोटे जितने भी अनाज हैं वो इनके जो बीज होते हैं वो छोटे होते हैं, और यह उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती है। इसके उगाने में बहुत कम लागत लगती है और ज़्यादातर जितने भी हमारे श्री अन्न हैं वो खरीफ ऋतु में उगाए जाते हैं। किसान भाइयों और मित्रों, ये तो हमने जान लिया कि आखिर श्री अन्न होता क्या है, लेकिन यहाँ पर मैम ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अन्न तो वैसे होता ही है, लेकिन श्री अन्न नाम आखिर इसे क्यों दिया गया है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? श्री अन्न, श्री मतलब लक्ष्मी माता। जिस भी खाद्य पदार्थ में या जिस भी वस्तु में जो पौष्टिकता से भरपूर होती है, जिसमें इस जो श्री अन्न है जो कि हमारे बहुत ही पौष्टिकता से, पोषक तत्वों से भरपूर हैं, मतलब वो पौष्टिक तत्वों के से धनवान है, इस कारण इसका नाम श्री अन्न रखा गया। भारत सरकार ने 2023 को श्री अन्न के नाम से इसको घोषित किया हुआ बिल्कुल है। श्री अन्न के नाम से घोषित किया है। और मैडम, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लगभग हमारी सरकार के द्वारा वही प्रयास किया जा रहा है कि आखिर लंबे वक्त से जो श्री अन्न है, जो मोटा अनाज है, जो कि हमारी थालियों से दूर हो चुका है, उसे वापस एक बार फिर लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब भारतवर्ष की यदि हम बात करें और दुनिया भर में हम देखें तो भारतवर्ष का भी श्री अन्न को लेकर एक बहुत बड़ा स्थान है। निर्यात के साथ ही साथ यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आपका क्या सोचना है इस विषय में? भारत में 60 दशक पहले श्री अन्न बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता था जी। और हमारे पूर्वज सभी की थाली में ये शोभामान होता था। लेकिन जैसे एक समय भारतवर्ष में ऐसा आया जिसमें कि भूखमरी आ गई और कृषि वैज्ञानिकों को पोषण से ज़्यादा पेट भरने पर जोर दिया गया और हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में 2 अनाज आए, एक अपना धान और एक गेहूं। तो धान और गेहूं की उत्पादकता और भारत सरकार की तरफ से इसको बेचने पर एमएसपी निर्धारित हो जाती है। तो एक तो इसकी उत्पादकता ज़्यादा है, दूसरी इसकी सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारण की जाती है, जिससे किसान भाइयों को बेचने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। तीसरी बात कि किसान भाइयों को लगा कि इसको उगाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा, इस कारण से उनने श्री अन्न को उगाना छोड़ दिया। और लेकिन आज के समय की अगर अपन बात करते हैं तो आज हमारा जो भारतवर्ष है वो अनाज के उत्पादन में सरप्लस है जी। उसे कहीं से भी उत्पादकता हमारी सरप्लस है, लेकिन उत्पादकता जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे पोषण में कमी आई है, पोषक तत्वों में कमी आई है। और जो कि हमारा पूर्वजों ने जो अनाज उगाते थे, कोदो कुटकी सांवा, वो पोषक तत्वों से भरपूर थे। इसीलिए आज के समय में इसका ज़्यादा इस पे बात हो रही है और इस पर ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है
जी। लेकिन मैम ये भी हम जानना चाहेंगे, आज के दौर की यदि हम बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ की डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और डायबिटीज़ की समस्या बनी रहती है। श्री अन्न आखिर डायबिटीज़ को दूर करने में कैसे सहायक होता है और कितना ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स के लिए मददगार होता है? श्री अन्न, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बता दूं कि जो इसके पोषक तत्व इसमें कौन कौन से हैं। तो जितने भी प्रकार के श्री अन्न हैं उनको दो प्रकार के श्री अन्न हैं। एक तो बड़े श्री अन्न जिसमें अपना ज्वार बाजरा आता है जी। उसके बाद छोटे श्री अन्न जिसमें रागी, कोदो, कुटकी, सांवा, चेना, इस तरीके से 8 श्री अन्न, 8 अनाजों को श्री अन्न का दर्जा दिया गया है। जितने भी श्री अन्न हैं उसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें 7 से 12% प्रोटीन होता है जी। इसमें जो वसा की मात्रा बहुत कम होती है 1.5 से 5.5 तक, लेकिन इसमें जो रेशेदार रेशे होते हैं वो होते हैं अपने 7 से 12 और 13% तक। जी जी। तो जिस भी आहार में, जिस भी अनाज में रेशे का प्रतिशत ज्यादा होता है और जिसमें उस अनाज को हम डायबिटीज पेशेंट्स के लिए रिकमेंड करते हैं। क्या मैडम इसका एक ये भी रीज़न कहा जा सकता है कि मोटा अनाज जो होता है वो पचने में थोड़ा वक्त लेता है जी, और इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है? जी बिल्कुल। जो भी जितने भी मोटे अनाज हैं वो पचने में ज़्यादा समय लेते हैं, उसमें रेशे की ज़्यादा मात्रा होती है और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है, तो ये धीरे धीरे पचता है शरीर में जाके। इससे क्या होता है कि शरीर में जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा धीमे धीमे पहुंचती है। तो इससे जितने भी प्रकार के डायबिटीज पेशेंट्स हैं, जो टू टाइप डायबिटीज पेशेंट है जो कि जीवन शैली की अनियमितता के कारण ही होती है, उनके लिए ये आहार बहुत ही अच्छा है और उसे लेना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि रामबाण का काम करता है, रामबाण का काम करता है। प्रतिदिन 40 ग्राम बदल बदल कर अपन को श्री अन्न को उपयोग में लेना चाहिए। लेकिन मैम यहाँ पर एक सवाल और सामने आ रहा है कि जैसे मान लीजिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो श्री अन्न का शुरुआत में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यदि वो अपनी डाइट में बदलाव करना चाहते हैं या धीरे धीरे उसे बदलना चाहते हैं तो किस तरह से इसको अमल में लाया जा सकता है? हमारे शरीर को जो हम खाते हैं उसकी आदत पड़ी हुई होती है। गेहूं, अभी हमारे जो भोजन की थाली का जो हिस्सा है वो गेहूं और चावल है। अगर हम इसको श्री अन्न से बदलना चाहते हैं तो हमको अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन श्री अन्न का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर को धीरे धीरे आदत पड़ेगी और इसके में जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व उपस्थित हैं, विटामिन और मिनरल्स का ये बहुत अच्छा डायनेमिक सोर्स होता है और ये पूरे इसमें उपस्थित होते हैं विटामिन और मिनरल्स, तो ये इसका लाभ हमको मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन यदि इसको आप आजमा रहे हैं या इसका आप सेवन कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे इसको अपने भोजन की थाली में लाना चाहिए। मैडम, ये तो हमने डायबिटीज पेशेंट्स की बात कर ली, लेकिन आज के दौर में यदि हम देखें तो दूसरी बहुत बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही, वो है हार्ट अटैक। बुजुर्गों की बात कर लें या युवाओं की बात कर लें, प्रायः देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसमें भी मोटा अनाज श्री अन्न फायदेमंद हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए? श्री अन्न में प्रोटीन की जो भी प्रोटीन है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन है जी। पहली बात। दूसरी, इसमें मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड और कई प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरे पोषक तत्व इसमें उपस्थित हैं। मैग्नीशियम अगर हम जब लेते हैं तो हमारा बीपी कंट्रोल होता है, बीपी हमारा कंट्रोल होता है तो हमारे हार्ट की समस्या कम हो जाती है। जो हमारा कोदो है, कोदो हमारा लेने से ये HDL की मात्रा को कंट्रोल करता है और जिससे कि हार्ट में जो भी प्रॉब्लम आने रहती है, हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम आती है उसको ये कंसिडर करता है जी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आज के दौर में लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या है वज़न की। वज़न लोगों का बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आखिर कैसे वज़न कम करने में भी श्री अन्न सहायक होता है? अगर अपन बात करते हैं वज़न की तो ये सभी आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग मोटापे से पीड़ित हैं। अगर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है तो आप ये समझिए कि
ज़्यादातर बीमारियां जैसे आपने डायबिटीज़ बताया, हार्ट का बताया, लिवर की बताया, किडनी की, सब समस्याएं, एक मोटापे एक ऐसी समस्या है जिससे कि ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और श्री अन्न जो कि मैंने आपको इसके पोषक तत्वों के बारे में बताया, इसमें रेशे ज़्यादा होते हैं, ये धीरे धीरे पचता है। अगर ये जब धीरे धीरे पचेगा तो हमको भूख भी देर से लगेगी। अगर हमको भूख देर से लगेगी तो हम ज़्यादा आहार लेने में कमी करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हमारे शरीर में कम अनाज जाएगा और कम हम भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा वजन ऑटोमेटिक नियंत्रित होगा। चलिए मैम, तो तमाम आपने हमें जानकारी दी, डायबिटिक्स से लेकर हमने हार्ट पेशेंट की बात की, इसके अलावा वजन आखिर कैसे कम हो सकता है, इस विषय पर हमने बात की। आगे और हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर वैल्यू एडिड श्री अन्न में आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बने रहिए कृषि दर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारी खास मेहमान डॉक्टर आकांक्षा पांडे जी जुड़ी हुई हैं लगातार। मैडम, पुनः आपका स्वागत है कृषि दर्शन के अंक में। और इससे पहले हम बात कर रहे थे डायबिटिक की, पेशेंट्स की हमने बात की, हमने वजन आखिर कैसे कम किया जाए इसकी बात की। लेकिन मैम अब ये बताइए कि आखिर मिलेट्स में कौन कौन से अनाज मौजूद रहते हैं? मिलेट्स में बड़े अनाजों में ज्वार, बाजरा, छोटे अनाज में जो कि जिसके बीज छोटे होते हैं, कोदो, कुटकी, सांवा, रागी, चेना, इस तरीके के और अनाज इसमें इंक्लूड रहते हैं। 8 प्रकार के अनाज इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जी, अब मैम मोटे अनाज का वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाकर आखिर कैसे सेल किया जा सकता है, इस विषय पर थोड़ी जानकारी दीजिए। जितने भी आज आप लोग मार्केट में देख ही रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा समाज का प्रचलन हो गया है वो रेडी टू ईट का हो गया है। सब लोग रेडी टू ईट पर जा रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ, या आप ये कहिए नूडल्स हो गए, आप बेकरी प्रोडक्ट हो गए, जो भी गेहूं के आटे से या मैदे के आटे से बनते हैं, उन्हें हम धीरे धीरे अपने मोटे अनाज से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल रागी का आप दलिया बना के खा सकते हैं। रागी का आटा आप की रोटी बना के खा सकते हैं। रागी का डोसा, इडली, सभी प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चावल का उपयोग करते हैं तो चावल में कोदो, कुटकी और आप सांवा के चावल का उपयोग कर सकते हैं। कोदो, कुटकी, सांवा को भी आप अगर आप चाहें तो आप उसके बेकरी प्रोडक्ट जो भी चावल से निर्मित होते हैं, अपन उन बेकरी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। और आटे से जैसे आप नूडल्स बनाते हैं, तो ऐसे कोई भी अनाज श्री अन्न में नहीं है। बहुत से बेकरी प्रोडक्ट जैसे बिस्किट हो गया, आपका नमकीन हो गया, उसके बाद नूडल्स हो गए, ये सब हम लोग ने भी बनाकर इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट तरीके के और नूडल्स और केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह सर्व करनी रहती है। तो जब हम गेहूं और चावल से ना बनाकर अगर हम अपने श्री अन्न से बनाएंगे तो उनसे जो लाभ मिलता है, मिलना चाहिए, पोषक तत्वों का लाभ मिलना चाहिए बच्चों को, वो भी
पूरा पूरा मिल जाएगा। तो मैडम ये माना जा सकता है कि जो मार्केट में पिज़्ज़ा बेस हैं या नूडल्स हैं या ये तमाम चीज़ें जो मैदे से मिलकर बनी फास्ट फूड रहते हैं, ये सारी चीज़ें अब बच्चों के साथ साथ बड़ों की सेहत को भी हानि पहुंचाते हैं। तो यदि इसमें हम श्री अन्न का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि श्री अन्न चूँकि पोषक तत्वों से भरपूर भंडार है, अगर हम श्री अन्न का उपयोग पिज़्ज़ा बेस में, बर्गर में, इन सब चीज़ों में करते हैं, रागी का, चने का, इनका तो ब्रेड, बिस्किट, इन सब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कुटकी के बिस्किट बहुत प्रचलन में आज के समय में है। जी। क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, हर व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि हमको कहीं ना कहीं अपने भोजन में श्री अन्न को शामिल करना चाहिए। तो मैडम यदि हम आम जनता के नज़रिए से देखें तो सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ यदि व्यापारी इसको अपने व्यापार में शामिल करते हैं या श्री अन्न से बने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। जी, देखिए, जितना पूरा व्यापार है वो उपभोक्ताओं पे निर्भर करता है। आप जो डिमांड होगी वही आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अब गेहूं और आप अगर सीधे सीधे अनाज की भी बात करते हैं तो गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, तो इसके रेट, गेहूं की अगर बात करें तो अपन 20 से 40 रुपए इसका रेट है, और अगर अपन चावल की बात करें तो महंगे से महंगा चावल 100 रुपए है ना। और अगर श्री अन्न की बात करें तो ये आपके 100, 125, 70 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी अगर इसको सीधे भी मार्केट में लेके आते हैं या हमारे किसान भाई इसको उगाकर सीधे ही मार्केट में लेके आते हैं तो इसका उनको जो मुनाफा है वो काफ़ी मात्रा में हो सकता है। मैम, जब हम बात कर रहे थे उस वक्त आपने बताया कि श्री अन्न में एक और बहुत बड़ा अन्न है जो कि है रागी। बढ़ती उम्र के बच्चों के साथ यदि बुजुर्गों की हम बात करें तो सभी के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, रागी को कैल्शियम का डायनेमिक सोर्स कहते हैं। 100 ग्राम रागी में 334 mg मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। बढ़ते बच्चों को, हम सब जानते हैं कि बढ़ते बच्चों को कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, और हमारे बुजुर्ग क्या होता है, जब हम बुजुर्ग होते हैं तो कैल्शियम का क्षरीकरण होता है, जिसके कारण हमारे घुटनों में और हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आने लगती है। तो अगर हम रागी को प्रतिदिन 40 ग्राम अपनी थाली में उपयोग करते हैं, किसी भी रूप में उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम की पूर्ति करता है, और साथ साथ ये जो कैल्शियम संबंधित बीमारी होती हैं इनसे ये ऑस्टियोपोरोसिस को ये दूर करता है, और बढ़ते बच्चों की हाइट बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है। मैडम, वैसे तो ये सभी जानते हैं कि आखिर हमारे शरीर को तंत्रिका तंत्र जो है वो कंट्रोल करता है, लेकिन श्री अन्न आखिर तंत्रिका तंत्र को कैसे कंट्रोल करता है, इस विषय में भी हम जानकारी चाहेंगे आपसे। जितने भी प्रकार के श्री अन्न होते हैं वो विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। श्री अन्न में लिसिथिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो कि तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है। लिसिथिन हमारे कोदो में, हमारे चना में, हमारे बहुत सारे श्री अन्न हैं जिनमें लिसिथिन नामक तत्व पाया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने का ही इसका कार्य होता है। अब ये तो हमने बात कर ली तंत्रिका तंत्र की, लेकिन अब इम्यूनिटी बूस्ट की हम बात करें तो हमने देखा कि हाल ही में कोरोना महामारी निकली है, और आज के दौर की यदि हम बात करें तो लोग लगातार अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तरह तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। इसमें श्री अन्न की कितनी भूमिका आप देख रहे हैं? क्या श्री अन्न के माध्यम से भी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है? आपने देखा होगा कोरोना काल में कि ज़्यादातर जो सप्लीमेंट लिए जा रहे थे वो जिंक, फॉलिक एसिड और जितने विटामिन और मिनरल्स के लिए जा रहे थे। हमारा जो श्री अन्न है इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सभी प्रकार के मिनरल्स, सभी प्रकार के विटामिन्स इसमें अवेलेबल हैं। विटामिन B12, विटामिन C, हर प्रकार के विटामिन इसमें उपस्थित हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अभी जैसे आपने तंत्रिका तंत्र की बात की थी, अगर हमारा तंत्रिका तंत्र मजबूत रहेगा तो हमारे पूरे शरीर तंत्रिका तंत्र के ऊपर बेस रहता है जी। तो श्री अन्न में चूंकि पोषक तत्वों से भरपूर भंडार है, मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कितने कितने % होता है, तो अगर हम इसको अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, लेकिन सम्मिलित अगर हम पहले कर रहे हैं, हमने शुरुआत की है तो उसे हमें धीरे धीरे ही करना है। धीरे धीरे अगर हम सम्मिलित करते हैं तो ये शरीर को स्वस्थ रखने का
रामबाण उपाय है। किसान भाइयों को श्री अन्न को लेकर क्या संदेश देंगे आप? किसान भाई, भारतवर्ष में सबसे पहले श्री अन्न का जो रकबा था वो 19.6 मिलियन हेक्टर हुआ करता था और हमारा जो उत्पादन है वो 16.9 मिलियन हेक्टर हुआ करता था। मतलब पूरे अनाज जो हमारे हुआ करते थे वो 6% की श्री अन्न की योग्यता थी। लेकिन जैसे जैसे हरित क्रांति आई और हमारे श्री अन्न कहीं ना कहीं पिछड़ गए जी। तो अब चूंकि यह साल हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के नाम से घोषित हुआ है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो खेती करते हैं तो श्री अन्न का बीज अभी आपके पास समय है, अभी बारिश नहीं हुई है, 15 जुलाई में पहली बारिश होने वाली है, तो आप सभी श्री अन्न के बीज की उपलब्धता आपके समीप में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें जाकर पता करें और बीज लाएं और उसको लगाएं। चलिए मैम, तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप श्री अन्न का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैडम, तमाम जानकारी आपने साझा की और अपना वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने बात की पोषण आहार में श्री अन्न के महत्व की कि आखिर कैसे आप श्री अन्न के माध्यम से अपनी तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, लेकिन अंत में देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। विश्व मधुमक्खी दिवस, बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता हुई, मूंग उड़द उपार्जन तिथि बढ़ी, सोलर पैनल लगवाने करें आवेदन और जैविक तरीके से उगाएं सब्जियां। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विलुप्त होती मधुमक्खियों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व भर में 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसी सिलसिले में प्रदेश के बालाघाट के राजा भोज कृषि महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि क्षेत्र में शहद उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, किसान इसका उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की 10,000 FPO योजना के तहत सामूहिक विकास के लिए संस्थागत ढांचे को विकसित करके देश में मधुमक्खी पालकों को मजबूत करने के लिए 100 मधुमक्खी पालकों, शहद उत्पादकों और FPO को NBHM के तहत आवंटित किया गया है। इसके लिए ट्राइफेड, नेफेड और NDDB का चयन किया गया है। इस क्रम में अब तक मधुमक्खी पालकों, शहद उत्पादकों के कुल 80 FPO पंजीकृत हो चुके हैं। इस अवसर पर श्री तोमर ने शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं व अन्य अवसंरचनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इनमें दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत मध्य प्रदेश के दमोह की शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी शामिल थी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने बालाघाट को विश्व मधुमक्खी दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन के लिए बधाई दी। विश्व मधुमक्खी दिवस समारोह के दौरान मधुमक्खी पालकों, प्रोसेसरों और मधुमक्खी पालन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों द्वारा मधुमक्खी पालन क्षेत्र में मधुमक्खी की विविध किस्मों और विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 100 से अधिक स्टॉल के साथ एक प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में 1000 से अधिक किसानों, मधुमक्खी पालकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, उद्यमियों और शहद उत्पादन से जुड़े सभी हितधारकों ने भाग लिया। बैलों का हमारी कृषि व्यवस्था और खेती किसानी में महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छी नस्ल के बैलों और उनके पालकों को प्रोत्साहित करने के बालाघाट में राष्ट्रीय बैल जोड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 20 मई को हुआ। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों के करीब 170 बैल जोड़ियों ने हिस्सा लिया। 2 चरणों में आयोजित हुई प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता को 47 हॉर्स पावर, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 42 हॉर्स पावर और तृतीय पुरस्कार विजेता को 32 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 22 विजेताओं को मोटरसाइकिल समेत अन्य सांत्वना पुरस्कार दिए गए। सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की पंजीयन तिथि 19 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से विभिन्न कारणों से पोर्टल पर पंजीयन न करा पाने वाले किसानों को राहत मिलेगी और शेष रह गए सभी किसान अब पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए आम जन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आम जन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने घर, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की छत, लगी हुई खुली हुई जगह पर सोलर पैनल लगाएं
और बिजली पर होने वाले खर्च को बचाएं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 किलोवाट तक 20% की सब्सिडी दी जा रही है। रासायनिक खाद से की गई खेती के नुकसान अब सामने आने लगे हैं। जागरूकता के चलते अब आम जन के खान पान की आदतों में भी बदलाव आ रहा है। लोग रासायनिक खाद की बजाय जैविक तरीके से उगाई सब्जी भाजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैविक विधि से खेती कर किसानों को भी खूब मुनाफा हो रहा है। जैविक साग तथा सब्जी की मांग बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत भी अधिक मिलती है। इसके लिए यह ज़रूरी रहता है कि सब्जी में उपयोग किया गया खाद तथा कीटनाशक गोबर खाद, केंचुआ खाद तथा अन्य तरह की जैविक खाद हो। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। आज हमने जाना कि आखिर पोषक तत्वों में श्री अन्न का कितना महत्व है। कई पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर लें, हार्ट के पेशेंट्स की बात कर लें, इसके अलावा आपका वजन बढ़ रहा है तो उससे भी कम किया जा सकता है श्री अन्न के सहारे से। इसीलिए सरकार के द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि श्री अन्न को एक बार फिर आपके खाने की थाली में वापस लाया जाए, जिसके लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।